बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो सियासी मंजरनामा है उससे इस वक्त इंपॉर्टेंस जो रखता है वो बैनुल अक़वामी सतह का मंजरनामा है कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका में आज तब्दीली इक़्तिदार का दिन था। आज डोनाल्ड जे ट्रंप जो हैं वो उन्होंने अपना हल्फ उठाया है। तकरीब हल्फ बर्दारी जो है आज सजाई की पहले ओपन एयर रखी गई थी, लेकिन मौसम की सख्ती की वजह से फिर उन्हें उसे जो है इंडोर रखा गया और वहां से दुनिया भर से लोग जो थे वो मदऊ किए गए और साबिक सदूर भी वहां पर मौजूद थे। इक़्तिदार की ये तब्दीली का दिन दुनिया के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज होगा कि जब 47वें सदर के तौर पे डोनाल्ड जे ट्रंप ने अपना हल्फ उठाया है, जो दूसरी बार वो सदर बने हैं कि एक बार सदर बनने के बाद फिर दरमियान में डेमोक्रेट्स आए और फिर बाद में रिपब्लिकन की अब हुकूमत आई है, तो अब मंजरनामा क्या होगा? आगे बढ़ने की तगोदो, मशरक़ वस्ता के हालात, पहले अपनी जो कैंपेन के दौरान किए गए वादे हैं उन वादों की तकमील किस तरीके से होगी और डेमोक्रेट्स की जो पॉलिसीज थी उनसे इनहराफ किस तरीके से होगा, जो मुस्तकबिल की पॉलिसीज जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको बेहतर किस तरीके से बनाया जाएगा और इसके अलावा हेल्थ पॉलिसी को किस हद तक आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी, अमेरिका के अंदर कारोबारी हालात को बेहतर करने के तरीके जो हैं वो किस तरीके से मुतारिफ करवाए जाएंगे और डीप स्टेट के साथ लड़ने का जो अज़्म डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रखा था उसका मुस्तकबिल क्या होगा, इसी मंजरनामे पे बात करनी शुरू करेंगे और इसका इंपैक्ट देखेंगे पाकिस्तान पे क्या पड़ता है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज जो तकरीब हल्फ बर्दारी है उस तकरीब हल्फ बर्दारी का असर पूरी दुनिया पे कैसा पड़ता देखते हैं और पुरानी हुकूमत जो चली गई उस हुकूमत के जाने का खुमियाजा अमेरिका भुगतेगा या नई हुकूमत आने के फ़वाइद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासिर, बात ये है हमाजा तो भुगतना पड़ेगा। माजी में जो हुकूमत थी अमेरिका के अंदर, अच्छा अमेरिका क्या हो, दुनिया के किसी मुल्क में भी जो माजी में हुकूमत होती है, आप समझते हैं कि उसकी हुकूमत को नई आने वाली हुकूमत हो भी उसकी अपोजिशन, हो भी उसके मुखालिफ और खुल के उसके खिलाफ काम करती हो और उसने भी उसके खिलाफ खुल के कार्रवाइयाँ की हो, बेइंतहा कार्रवाइयाँ की हो, जेलों की सुलाखों के पीछे भी बैंका हो, इल्ज़ामात की बौछार भी की हो, इलेक्शन कैंपेन के दौरान उस पर हमला भी हुआ हो, तो उस हुकूमत के असरात जो होंगे या वो हुकूमत जाती दफ़ा जो उसकी पॉलिसियाँ होंगी जिसके खिलाफ वोट लिया है ट्रंप ने, किस तरह असर नहीं पड़ेगा? बेइंतहा असर पड़ेगा। एक सुपर पावर, मकरूस तरीन पावर बनी हुई है, एक सुपर पावर जिसको बहुत से ममालिक में मकबूलियत हासिल होती थी, वहाँ पर उसे साबका हुकूमत की वजह से नफरत का सामना करना पड़ रहा है। एक सुपर पावर जिसके मतलब कहा जाता था हमारे मुल्क के अंदर हमारे मौजूदा वज़ीरे दिफा है ना ख्वाजा साहब जी, कहते थे हम वेंटिलेटर पे हैं और हमें ऑक्सीजन जो है वो अमेरिका देता है। तो फिर आप कैसे समझ, एक तो वहाँ पर तब्दीली के साथ साथ पूरे खित्ते में तब्दीली आएगी। दुनिया के 4 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर जिसकी तब्दीली जो है ना वो बड़ा असर रखती है। अमेरिका के अंदर इक़्तिदार की तब्दीली, चाइना के अंदर इक़्तिदार की तब्दीली, रशिया के अंदर इक़्तिदार की तब्दीली और सऊदी अरब। ये दुनिया के 4 ऐसे ममालिक हैं जिनके मतलब आप ज़हन में रखिएगा कि बहुत से ममालिक में आने वाले वक्त में असर पड़ता है। सऊदी अरब बहुत से ममालिक की मदद करता है, आने वाला हुक्मरान करेगा या नहीं करेगा वो देखना होता है। अमेरिका जो है वो अपना सल्लुत कायम रखना चाहता है ना, कि उसकी लॉबी कितनी मजबूत है, किस किस जगह पर उनके लोग हैं, किस किस तरीके से हैं, ये सारा कुछ वो भी करना चाहता है। अब इस सारे हालात में, इन सारे सिनेरियो में आप ज़हन नशीन एक बात को कर लें कि बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, आपने कहा कि बहुत से ममालिक से लोग आए, बहुत से ममालिक से बड़े बड़े अहम वफूद वहां पे गए। आपके वज़ीर आज़म गए? नहीं। नायब वज़ीर आज़म गए? नहीं। सदर पाकिस्तान गए? नहीं। नहीं गए ना। सदर पाकिस्तान के साहबजादे साहब, मैं सदर साहब की बात कर रहा हूँ जिनके पास होते। सर मोहसिन नकवी साहब गए हैं हुकूमत में से, इनके अलावा तो कोई नहीं गया। तो फिर आप ये समझें कि इस पर असर नहीं पड़ेगा। अगले जो 72 घंटे हैं ना यासिर साहब, जिसमें 2-3 चीज़ें आपको बिल्कुल वाज़े कर देंगी फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा।
आने वाले दिनों में कौन कहाँ खड़ा होगा, कौन नहीं होगा, वो चीज़ें होंगी कि पाकिस्तान में तैनाती किसकी हो रही है, इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दीगर अमलात पे किसको अहमियत दी जा रही है, आने वाले दिनों में कौन होगा जिसे जिम्मेदारी कोई ख़ास दी जाएगी 4, 5, 6 ममालिक के हवाले से। फिर उसके बाद आपको नज़र आ जाएगा कि आपकी हुकूमत, आपकी अपोजिशन या साबका हुकूमत की पॉलिसियाँ वो तसलसल से कायम रहती हैं या नहीं रहती। मेरे पास जो इतला है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वो जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो एक पेज पे हो गए हैं। हो गए? वो एक पेज पे हो गए। लड़ने तो वो डीप स्टेट से आए थे। जी जी, मैंने कहा लड़ने तो वो डीप स्टेट से आए थे। बिल्कुल आए थे। मैं कह रहा हूं कि मेरी इत्तला के मुताबिक ये जो आपको एकदम एक सुलहनामा नजर आया ना, जो आपको गजा में जो जंग बंदी नजर आई है, उन सारी चीजों के पीछे जो चीजें काम कर रही थी वो मुश्तरका तौर पे काम कर रही थी। और जब वहाँ के लोगों ने समझा, वहाँ की ताकत ने, कि यहाँ पर सब कुछ जो है वो उन्हीं का है, अवाम जिसके साथ है उसी के, वो ही सब कुछ है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें तब्दील होना शुरू हुई। या सर एक बात तो ज़हन नशीन कीजिए कि ना, आपको उस दिन समझ आ जानी चाहिए थी जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप का एक फैसला था जिस पर बहुत से लोग कह रहे थे कि जेल चले जाएंगे, तो उस दिन उस फैसले में जो चीज़ें आई थी तो उससे कुछ नहीं बहुत कुछ क्लियर होना शुरू हो गया था कि अब मामलात किसी और तरफ जा रहे हैं। अब मामलात जो है ये किसी और सिमत जाके बैठेंगे, अब मामलात में कोई और तब्दीली आएगी। मतलब ये सारी चीज़ें जो थी बड़ी क्लियर और वाज़े होकर सामने आना शुरू हो गई थी। तो ये तो बड़ा क्लियर और वाज़े है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीली जो है यासर वो आपको नज़र आएगी खित्ते के अंदर, अमेरिका में। और अगले चंद दिनों में जो अमेरिका की पॉलिसी होगी ना, साथ में ज़हन में रखिएगा, हमारे खित्ते के अंदर 3 सुपर पावरें जो हैं वो अपना असर सुख दिखाती हैं। एक नहीं, 3 सुपर पावरें हैं। चाइना भी है, रशिया भी और अमेरिका भी। तो आप किसका जोर कहाँ पे चलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरे पास जो हमें मौजूदा हालात के मुताबिक नज़र आ रहा है वो यही है कि बहुत कुछ तब्दील होना शुरू हो जाएगा। लेकिन राणा साहब, पाकिस्तान के हालात देखते हुए आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो सूरत हाल चल रही है, यहाँ पे जो निज़ाम चल रहा है, वो किस हद तक बेहतरी की जानिब चल रहा है? या सर, आज मैंने ना एक सोशल मीडिया पे पढ़ा और जो उसमें बड़ा खूबसूरत जो चीज़ें थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे लोड शेडिंग है। समझ नहीं आई, बिजली के चोर, हमारी एवरेज खपत से पाकिस्तान के अंदर 22,000 मेगावाट है, लेकिन पीक ओवर्स में यानी जब पूरा पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा होता है तो इस वक्त जो बिजली की खपत होती है वो 31,000 है। और ज़रा सोचिएगा, हमारी जो प्रोटेक्शन कैपेसिटी है बिजली की 44,000 मेगावाट है, यानी जितनी हमें मिलती है उससे कितनी ज़्यादा है, यानी पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त जो बिजली जो सारे मामला चल रहे हैं इसमें ज़रा हम है कि इसका जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे कौन है, यानी जितनी हमें बैक ओवर्स में ज़रूरत है उससे ज़्यादा जो 13,000 मेगावाट जो ज़्यादा बिजली है वो कहाँ जाती है। लेकिन पता कोई नहीं बताता, इसलिए कि IPP के जो लोग हैं हुकूमती ऑफिशल्स को रिश्वत देते हैं और इन्हें लोड शेडिंग करते हैं, लोड शेडिंग करें ताकि हमें बिजली है ना हमारी बचे, उसके चार्जेस हमें मिले। ये सारा कुछ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा है। और इस डिमांड्स को अगर आप देखें और दीगर चीज़ों को देखें तो वो सूरत हाल है कि वो पाकिस्तान जो हमारा बहुत मजबूत पाकिस्तान था, जिसे सारी पार्टियों ने मिलकर चलाना था, अब सारी पार्टियों ने उसको लूटा भी है। ना सिर्फ लूटा है बल्कि IPP के जो लोग हैं इसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लोग मौजूद हैं। ऐसा ही दोनों के लोग मौजूद हैं और सब शरीके जुर्म हैं। और जब सब शरीके जुर्म हैं तो फिर ये पैसा आपसे या मुझसे नहीं, इन तमाम शरीके जुर्म अफराद से निकलवाना चाहिए।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, अमेरिका में तब्दीली इक़्तिदार के बाद बहुत सारे सवालात हैं। वो सवालात बैनुल अक़वामी सतह के भी हैं, वो सवालात पाकिस्तान में माजी करीब में होने वाली गुफ्तगू के ऊपर भी हैं कि जिनमें कयास आराइयाँ भी बहुत सी थीं, दावे भी बहुत से थे, इम्कानात भी बहुत से थे, उम्मीदें भी बहुत सी थीं। अब कुछ लोगों को उम्मीदें थीं, कुछ लोगों को इंटरवीन करने का खदशा था, कुछ लोगों को ये था कि हालात तब्दील हो जाएंगे, कुछ को लगता था हालात इससे मज़ीद ख़राब होंगे। कुछ लोगों को सालमियत के बारे में बातें थीं और कुछ लोग कहते थे सालमियत इसी से बेहतर होगी। कुछ लोगों को खुद मुख्तारी के हवाले से इबहाम थे और कुछ लोग कहते थे इसी से खुद मुख्तारी का तसलसल आगे बढ़ सकेगा। तो इस पूरे मंजरनामे पे जो बैनुल अक़वामी सतह पे और पाकिस्तान के हालात के ऊपर फ़र्क डालने वाला है, इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर रहे, पाकिस्तान के सीनियर तज्ज़ियाकार हैं नजम साकिब साहब। नजम साकिब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर, इस हवाले से आपने जो हमें दिया। नजम साकिब साहब, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये कि आज जो तकरीब हल्फ बर्दारी हो गई, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर अब कितने दिन इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू होती रहेगी कि वहाँ से कोई साइन आएगा, नहीं आने वाला, आ चुका है और आएगा लेकिन कुछ वक्त बाद में आएगा? ये सारी जो गुफ्तगू है ये कब थमेगी जाके? सबसे पहले तो यासिर आपका शुक्रिया और राना अजीम साहब को हमारा सलाम पहुंचे, हमारे दोस्त हैं। आपका शुक्रिया, आपने थोड़ा सा टाइम और दिया। देखिए, इस वक्त आज का दिन तो डोनाल्ड ट्रंप के नाम है, सीधी सी बात है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या अमेरिका में ही नहीं, अगर आप लैटिन अमेरिका में देखें, अफ्रीका में देखें, फार ईस्ट में देखें, किसी जगह पे भी देखें, तो सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जो 100-150 उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेने हैं, साइन करने हैं, जो बाइडेन के तमाम अहकामात को, जिस तरह उन्होंने कहा है कि यक जुम्बश कलम, उन्होंने रद्द कर देना है। और फिर अपनी जो इनॉग्रल स्पीच है उसमें उन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स बताने हैं, क्या वो वही पॉइंट्स हैं जो कि वो अब तक बता चुके हैं या कोई नई एडिशन है। तो आज का दिन तो जो है वो, बल्कि आज की शाम भी जो है वो तो डोनाल्ड ट्रंप के नाम है। सबसे पहले बात करते हैं, जिस तरह आपने पाकिस्तान की बात की है ना, देखिए हमें इससे कोई इतना लेना देना नहीं है कि यदि ट्रंप आता है तो वो ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेगा, वो यानी पनामा कनाल पे उस पे क्या कर देगा, कनाडा को जम कर लेगा और उसके बाद मैक्सिको का ये कर देगा, वॉल खड़ी कर देगा, या अमेरिका के अंदर वो ये करेगा कि तमाम जो आपके यानी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, उनको वो बाहर भेज देगा और दुनिया में, तारीख में सबसे बड़ी जो डेपुटेशन होगी वो ये कर देंगे। हमें किससे फर्क पड़ता है? हमें इससे फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात जो इस वक्त शदीद मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, उनको हमने कैसे देखना है। अब अगर सूरत हाल इस वक्त की आप देखें ना, तो पाकिस्तान की रूस और खासतौर पे चीन से जो बढ़ती हुई दोस्ती है वो अमेरिका में खटक रही है। फिर विड्रॉल होता है जब अफगानिस्तान से अमेरिकी और नेटो की फोर्सेस का, उसके बाद से जो टेररिज्म का एज सच फोकस है, जो कि अफगानिस्तान गढ़ था उसामा बिन लादेन 9/11 के बाद से लेके अभी तक, वो शिफ्ट हो गया है, साहिल की तरफ चला गया है। वापस हम इराक की तरफ ले गए हैं उसको, और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं सीरिया है, यमन है, ईरान है, यानी मिडल ईस्ट में इजराइल वगैरह जो है। तो फोकस उनका इस तरफ नहीं है, लेकिन काउंटर टेररिज्म जो है वो पहली कन्वर्जेंस है पाकिस्तान और अमेरिका के इस वक्त के हालात के तनाजुर में। उस पे हमने काम करना है कि जो हम बात करें उसको पूरा करें और जो वो बात करें उसको भी पूरा करें। फिर ये है कि दहशतगर्दी जो हमारा मसला इस वक्त, खवारिज का हो, चाहे अल-कायदा का हो, चाहे तालिबान का हो, कि वो बात हमारी नहीं सुन रहे। सीधी सी बात है कि इससे अमेरिका को इतना लेना देना इसलिए नहीं है कि वो यहाँ से अब जा चुके हैं। उन्होंने जो, वो पंजाबी में कहते हैं ना, सप कटना सी, उन्होंने वो सप निकाल के तो वो जा चुके हैं। अब वो उन्होंने हमें हाल पे छोड़ दिया हमारे पे, जो उन्होंने सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद छोड़ा था, जो उन्होंने सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान से निकलने के बाद छोड़ा था। लिहाजा हमने हकीकतों को देखना है कि इस वक्त क्या यानी सूरत हाल है। तीसरी और अहम बात उसमें जो बायलैटरल में आती है, जिस पे हमने गौर करना है और हमने एक नए सिरे से इब्तिदा करनी है कल से, वो क्या है? जो बाइडेन के दौर में, आपको अगर याद हो तो इन्हीं दिनों में जब उन्होंने हल्फ बर्दारी की, तो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर और पीएम हाउस में था कि जी फोन नहीं आ रहा।
वो फोन आएगा जी उधर से फोन नहीं आ रहा, और एम्बेसडर साहब लगे हुए हैं और पूरी की पूरी एम्बेसी लगी हुई है कि किसी तरीके से जो बाइडेन का फोन आए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस वक्त इस्लामाबाद में किसी फोन का किसी को कोई इंतजार नहीं है। अच्छा, अब उन्हीं प्राइम मिनिस्टर के दौर में ये होता है कि यूक्रेन की वॉर शुरू होती है, तो उस दिन वो व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़े हैं मॉस्को में। फिर उसके बाद ये होता है कि जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो दावत देते हैं तमाम जमहूरी मुल्कों के वज़राए आज़म और प्रेसिडेंट्स को कि ये समिट ऑफ डेमोक्रेसी है, इसमें आप आइए। और उसमें जाना नहीं था, वो वर्चुअल थी, लेकिन हम कहते हैं जी हम नहीं जाएं। फिर हम कहते हैं जी हम नहीं हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम ये नहीं है, हम वो नहीं है, और उसके बाद वो साइफर का केस आता है, फिर रजीम चेंज के मसले आते हैं। इतनी देर में ये होता है कि ये जो पूरा का पूरा फोकस है ना, यानी व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन का, वो मिडल ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। उसमें ईरान अहम हो जाता है कि इसका जरा बंदोबस्त करते हैं। अब इस सूरत हाल में, अब जबकि नया शुरू हो रहा है दौर कल से, हमने ये करना है कि बजाय इसके कि ये देखें नजम कि साहब, मैं यहाँ पे थोड़ी सी अगर आप इजाज़त दें तो आपसे सवाल करना चाहूँगा। जी जी जी, आपने पूरी डिटेल दे दी, सारा कुछ बता दिया, सारा कुछ कर दिया। बात बड़ा आपने बिल्कुल हम गुलाम नहीं हैं, अब यहाँ से कोई नहीं देख रहा उस तरफ। क्या हकीकत है ये कि अब पाकिस्तान से कोई उस तरफ नहीं देख रहा और किसी को अब किसी फ़ोन कॉल के इंतज़ार नहीं है? क्योंकि इसी वज़ीर ख़ारजा ने जो मौजूदा है, याद है इन्होंने कहा था कि हम वेंटिलेटर पे है और हमें ऑक्सीजन जो है वो अमेरिका देता है। देखिए, ये तो वजीर खारजा की आप बात कर रहे हैं ना, मैं तो वजीर आजम साहब की बात आपको बताता हूँ। जी, मैं अभी मैंने वो भी करनी थी, लेकिन आप कह रहे हैं ना बड़ा सुकून है, तो मैं कहा वाकई सुकून है। सर मैं अज़र तफन्नुन ऐड कर दूं सर, वो वक्त था कि जब कॉल आना अच्छे शगुन की बुनियाद समझा जा रहा होगा, अब कॉल आना बदशगुनी समझा जा रहा होगा, इसलिए उसका इंतजार नहीं किया जा रहा। ये चीज ये है कि अगर तो जिस तरह राना साहब कह रहे हैं, तो यासिर मियां, अगर इस वक्त हमें कोई फोन आता है ना, तो यकीन कीजिए या तो डांट होगी या उलमा होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरे ख्याल में जो एजेंडा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी तक बताया है अपनी इलेक्शन कैंपेन से लेके अब तक, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तरफ इतनी जल्दी उनका ध्यान आएगा, क्योंकि और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो करने वाली हैं। अब उसमें ये बात तो इन्होंने जरा तफन्नन की है, लेकिन है बड़ी अहम। देखिए, फोन उधर से आने का मतलब है कि हमसे कोई गलती होगी, क्योंकि इस वक्त जो है वो हमारी पोजीशन ऐसी है। लेकिन अभी उन्होंने आपके मिसाइल प्रोग्राम पे दोबारा से पाबंदी लगा दी है। उसके बाद ये है कि IMF की जो नई नई शराइत आपको नजर आती है ना, ये 7 बिलियन ये जो डॉलर का जिसपे हम बड़ी रुडियां डाल रहे हैं, यानी कर्जा लेके हम जो है वो अपना कर्जा उतार रहे हैं, उसमें जहां जहां पे आपको वो मुश्किल आपको डालेंगे ना, तो समझ लीजिएगा कि उसके पीछे अमेरिका है। यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का कॉज हो, कोई भी बात हो, उसमें अगर आपको यूनाइटेड नेशंस में मसला पेश आ रहा है, तो समझ जाइए कि अमेरिका पीछे है। इसी तरह वर्ल्ड बैंक को ले लीजिए, इसी तरह आप दुनिया का कोई भी फैटफ ले लीजिए। फैटफ में आज अगर होता है कुछ हिसाब किताब जरा सा इधर उधर, तो देखिए फिर वही मनी लॉन्ड्रिंग का हम पे आ जाएगा, फिर हम ग्रे लिस्ट में चले जाएंगे। हत्ता कि GSP प्लस जो है, जिसका ताल्लुक जो है वो अमेरिका से डायरेक्टली नहीं है, अगर हमारे ताल्लुकात अमेरिका से खराब होते हैं तो यूरोपियन यूनियन में हमें GSP प्लस का भी मसला है। भाई ये तो मानने की बात है ना कि अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर है, और यही एजेंडा है ट्रंप का। अगर आप मुझसे पूछे एक फिक्रे में मैं बताऊं कि उन्होंने आके क्या करना है, या वो जो स्टेट कर चुके हैं बता चुके हैं, टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अच्छा, ये कि अमेरिका को दोबारा से ग्रेट करना है, अजीम बनाना है, इसका मतलब क्या है? क्विकली बताता हूं आपको। इसका मतलब ये है कि जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपका जो सोशल मीडिया है और जो इंटरनेट है, वो चाहे यानी उबर और ये जो यानी लेके ना गूगल से तो टिकटॉक तक, इस पे हमारी इजारादारी होगी। नंबर 1 पे ये लिखिए। नंबर 2 पे ये लिखिए कि इक्तिसादी तौर पे, यानी माशी तौर पे, इक्तिसादी तौर पे मैंने पैसे लेने। और उसमें आप नोट कीजिएगा कि उन्होंने कनाडा को और यूरोपियन यूनियन को थरथली डाल दी है कि जी मैं टैरिफ बढ़ाने लगा हूं।
यानी दोस्त जो है वो भी घबराए हुए हैं, दुश्मन तो खैर घबराए हुए हैं, दोस्त भी घबराए हुए हैं कि ये होने क्या लगा है। अब उस एजेंडे में पाकिस्तान कैसे फिट होता है, उसमें अगर आप देखें तो उसमें जो उन्होंने एक बात पिछले दिनों की है ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, कि जो विड्रॉल हुआ था यानी आपकी यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस और नेटो का, वो गलत हुआ था और उसमें जो जो मुलव्वस हैं उनका हम बंदोबस्त करेंगे। सही। अब इसमें हो सकता है कि हमें थोड़ा बहुत हिसाब किताब देना पड़े। मेरे ख्याल में हम लोग इस काबिल हैं कि हम उसका जवाब दे सके, बल्कि हमारे से तो वो लिस्ट लेंगे कि जी आपने हमारे साथ ये वादा किया, ये पूरा नहीं किया, ये वादा किया, पूरा नहीं किया। तो मैं जो बात कर रहा था जिसपे कि राना साहब ने सवाल किया, वो ये था कि हमने हकीकत को तस्लीम करना है। सही। और हमने बजाय इसके कि देखें कि हम अमेरिका को कैसे देख रहे हैं, हमने ये देखना है कि अमेरिका हमें कैसा देख रहा है। खुर्रम शहजाद हमारे नुमाइंदा जो अमेरिका में होते हैं वो इस वक्त वाइट हाउस के अंदर मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद बताइएगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आए, इंतज़ामात कैसे रहे हैं और अभी मौजूदा सूरत हाल कैसी चल रही है? जी, इस वक्त जो है वो एक प्रीस्ट हैं क्रिश्चियन, वो यहाँ पे दुआ मांग रहे हैं और सारे लोग ये मेरे इर्द गिर्द यहाँ पे खड़े हैं और दुआ में शरीक हैं। तो ये 3 मज़हब के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जूश मौजूद हैं, क्रिश्चियन मौजूद हैं, मुस्लिम इमाम मौजूद हैं। तो इंतज़ामात तो जो ट्रेडिशनल जो इंतज़ामात थे वो तो मुख्तलिफ थे जो कि मेन अरीना में होने थे। अब जो है वो कैपिटल अरीना में होगा और इस वक्त कैपिटल रोटंडा यहाँ पे यह सारे मौजूद हैं और ये हलफ बर्दारी की तकरीब जो है वो इस दुआओं के बाद वो होगी। लेकिन अच्छा, ये तो बता दें पाकिस्तान की कोई नुमाया शख्सियत आपको फ्रंट पे नजर आ रही हो, आगे नजर आ रही हो? जो 600 अफराद को जो डेलीगेशन की जो इन्विटेशन थी उसमें साहब शामिल नहीं है, लेकिन उन्होंने काफ़ी भागदौड़ की अपने के लिए और अभी तक जो डेलीगेशन की लिस्ट में उनको मैंने देखा नहीं है। मैं भी उनके करीबी मौजूद हूँ। डेलीगेशन की जो बिलावल साहब का नाम है उसमें? नहीं, बिलावल साहब का भी नाम उसमें नहीं है। उनके बारे में उनको जो इनविटेशन भी है उसकी लिस्ट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने एक ऑफिशियल से बात की उसने, यानी उस डेलीगेशन में नाम नहीं है। आप देखिए उसमें यासिर ऐसा हुआ है, अगर आप मुझे इजाजत दें। जी 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 नजम साहब जी, ये जो है ना पहले होना था कि खुले में ये सारा फंक्शन जी, तो चूंकि सर्दी और मौसम की वजह से ये इंडोर्स हो रहा है और उसमें जो इत्तला मिली है वॉशिंगटन से वो ये है कि 600 के करीब तकरीबन लोग होंगे जो कि अंदर बैठ के ये प्रोग्राम देखेंगे और ये 1.5 घंटा 2 घंटे या 1 घंटा जो भी है तकरीर होगी, जिसमें कुछ उसमें एक आध गाने होंगे। वो एल्विस प्रेस्ले को जो है वो जो मिमिक करता है वो गाना शाना गाएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो वो जो बाकी के थे वो बाहर हैं और वो शायद बड़ी बड़ी किसी स्क्रीन पे देखेंगे, लेकिन एक्चुअल सेरेमनी जो है वो 600 से ज्यादा नहीं है। और मेरी इत्तला के मुताबिक उन 600 में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम नहीं है। नहीं। हाँ सब। अच्छा, क्या ये बेहतर ना होता कि पाकिस्तान की जो भी शख्स, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी अहमियत है, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी कर ले, हमारे बगैर इस खित्ते में क्या, बल्कि हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती। हम एक मजबूत मुल्क है, एटमी मुल्क है, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों? ऐसा क्या? यही जो हमें बिल्कुल आखिरी सफ़ों में रखना। देखिए उसमें अगर आप हिंदुस्तान को भी देखें ना तो उसका भी तकरीबन इस वक्त यही हाल है। देखिए वो बिजनेसमैन है और इस दफा उसने अपना नाम लिखवाना है जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ और इब्राहिम लिंकन के साथ कि आया था एक यहाँ पे ऐसा प्रेसिडेंट जिसने कि ये नहीं दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। उसमें इंडिया के साथ वो उस तरह से नहीं करेगा। उसकी दूसरी वजह बताता हूँ। इंडिया यहाँ पे जो है वो पिछली को 2-3 दिहाइयों से अमेरिका के बिहाफ पे, क्योंकि ये सूट करता है वॉशिंगटन को कि चाइना कंटेनमेंट की जो पॉलिसी है उसमें इंडिया। अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग को दावत दी और उन्होंने अपना नायब यानी भेजा है, नायब सदर वहां भेजा है,
डोनाल्ड ट्रंप ये चाहेंगे और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहेगी कि चीन के साथ बूढ़ी दोस्ती तो नहीं, लेकिन ये है कि एंगेज किया जाए, बात की जाए, और जो मसले मसाइल हैं, मसलन साउथ चाइना सी पे मसला है, ताइवान का मसला है, ट्रेड का मसला है, ये मसले बातचीत करके हल किए जाएं कुछ इस तरह से कि जिस तरह ये टिकटॉक की उन्होंने बात की है ना कि चाइना को चाहिए कि 50% तो हमें देना। वो बिजनेसमैन है और उन्होंने बिजनेस करना है। अब उसमें इंडिया की हैसियत वो शायद इतनी ज्यादा अहम नहीं रहेगी जहां तक कि इसका ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है। तो लिहाजा ये कहना कि पाकिस्तान के साथ ये सलूक जो है उसमें कुछ हमारी गलतियां भी हैं राना साहब। हमने अगर वॉर एंड टेरर में हिस्सा लिया था तो उस वक्त के जो साहिब इक्तदार लोग थे उनको ठीक तरह से डील करना चाहिए था। आप यकीन कीजिएगा कि अगर मैं और आप होते ना उस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर्स में और हमें पता लगता कि हम इतने अहम हैं, तो मैंने और आपने मिलकर एक छोटी सी लिस्ट बनानी थी जो उनके लिए पीनट्स थे। हमने उनसे कहना था सबसे पहले हमारा सारा कर्जा माफ करें, उसके बाद हमारे बच्चों के पढ़ाई लिखाई का, स्कॉलरशिप का, इतने मैंने स्कॉलरशिप लेने हैं, 2000 स्कॉलरशिप लेता पर ईयर, इस तरह करके एजुकेशन हेल्थ में मुझे ये इक्विपमेंट चाहिए। हुआ क्या, उन लोगों ने अपने रूल को लंबा करने के लिए, तवालत देने के लिए अपने आप को सोचा और कुछ ऐसी यानी चीजें की जो कि हमें अभी तक भुगतनी पड़ रही हैं। यानी उस मुआहदे में लूप होल्स हमने छोड़े हैं। नजम साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, टाइम का मैं ब्रेक लेनी है मुझे। लूप होल छोड़े हैं, अगर उस वक्त मुआहदा तरतीब इस बाबत दिया जाता कि पाकिस्तान का बड़े पैमाने पर फ़ायदा होता तो नताइज कुछ और देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को देखें, बैनुल अक़वामी सतह की तो हमने बात कर ली कि उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान को अगर अंदरूनी हालात में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है तो वो चैलेंजेस किस तरीके से ख़त्म होंगे और उसका मुस्तकबिल क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन होने वाला जो मुज़ाकराती दौर था, जिसके शराइत जो थी वो इन ब्रिटेन अपोजिशन जमातों की तरफ से दी गई, लेकिन उसके ऊपर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया था और अब आके जो दो मुतालिबात के ऊपर अमल दरामद के हवाले से कैटेगोरिकली इनकार वाली ही सूरत हाल पैदा हो चुकी है, तो उसके बाद मुज़ाकराती दौर किस हद तक आगे बढ़ेगा। वो जो पॉलिटिकल केओस के खात्मे की बातें हो रही थीं, क्या वो पॉलिटिकल केओस का खात्मा हो जाएगा या मजीद उसके अंदर बढ़ोतरी देखने में आएगी। बैनुल अक़वामी सतह का इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या कुछ पड़ सकता है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी कानूनी मंजरनामे पे और सियासी मंजरनामे पे, इसी बारे में बात करेंगे। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख वकास अकरम साहब, मुख्तलिफ अदवार चले हैं आपके, इन रिटर्न देने की गर्दान हुकूमत ने लगाई थी, दे दिया आपने इन रिटर्न लिख के। अब उसकी तरफ से जो जवाब है वो पॉजिटिव ना आने की वजूहात क्या हैं कि मुतालिबात बहुत सख्त लिख के दे दिए या उनके वहमो गुमान में नहीं था कि इतनी टेक्निकलिटीज आप अपना लेंगे। मेरे ख्याल में शौक उनको बड़ा था, वो शायद हमारी किसी तहरीर से अगर हमको ज़ईफ सी तहरीर लिख के देते तो शायद वो उससे फ़ायदा उठाना चाहते थे, को पॉलिटिकल स्केट करना चाहते होंगे या कोई चीज़ देख के तो उसके जवाब में कुछ ऐसी तहरीर देना चाहते होंगे जिससे शायद हमारा कोई नुकसान होता। मगर जब हमने उनका वो शौक पूरा किया तो मुझे महसूस हुआ कि आंखें बाहर आ गई हैं और बड़ी बेचैनी और बड़ा पैरानोया है कि ये इन्होंने क्या लिखे दे दिया। और फिर ऊपर से अजीबो गरीब किस्म के बचगाना इल्ज़ामात के जी वो इन्होंने अपने शोधा का नहीं लिखा, पीछे हट गए, फलान हो गया, ये ऐसे बादशाह लोग हैं। चार्टर ऑफ डिमांड्स में ये तफसीलात नहीं लिखी जाती। चार्टर ऑफ डिमांड्स के बाद जब बैठ के बात की जाती है तो ये तफसीलात तब शेयर की जाती है, और खसूसन वो तफसीलात जो हम ऑलरेडी 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में पूरे पाकिस्तान के साथ शेयर कर चुके थे। और जिस दिन इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया हमारी तहरीरी जवाब के बाद, तो उस दिन साहबजादा हामिद रज़ा ने शाम को दोबारा प्रेस के साथ सारी तफसीलात शेयर कर ली। सो उनको अंदाजा नहीं था, उन्हें शायद पता नहीं था कि पाकिस्तान के टॉप लॉयर्स जो हैं, चाहे वो बैरिस्टर गौर हों, चाहे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा हों, चाहे सलमान सफदर हों, चाहे लतीफ़ खोसा हो, दे आर पीटीआई's टीम। और जो तहरीर जो है वो उनके लिए काफ़ी परेशानी का बाइस बनी। देखे ना आपने, उन्होंने कह दिया ये तो चार्जशीट है, तो ऑब्वियसली ये चार्जशीट है ना, चार्टर ऑफ डिमांड्स आप लोगों ने, हमारे बंदे आपके वज़ीर आज़म ने आर्टिकल 245 लगवा के कताल करवाया है, तो ये आप ही चार्जशीट आनी थी। तो सवाल, आपको बहुत शौक था राइटिंग लेने का, लाओ मौजा करो। अच्छा शेख साहब, जवाब उनका नहीं आया। शेख साहब, आज 7 दिन का हमने जी, आपने 7 दिन का कहा। आज पहले बाकायदा एक खबर चलवाई गई
के जुडिशल कमीशन के हवाले से, और उसके बाद फिर तरदीद भी आ गई, और फिर यह भी कह दिया गया तरदीद के साथ साथ कि कम से कम 7 दिन मज़ीद लगेंगे इत्तेहादियों को अपनी क़यादत से मशावरत के लिए, उसके बाद जाके कुछ हो सकता है। तो क्या आप अपनी दी हुई टाइम लाइन तक इंतज़ार करेंगे, या जो उन्होंने टाइम लाइन मज़ीद 7 दिन मांगे हैं आप उनको वो देंगे? सर, हम तो सिर्फ अपनी टाइम लाइन को ऑनर करेंगे, और हमारे पास तो टाइम लाइन बढ़ाने या कम करने का इख्तियार नहीं है, ये तो इमरान खान साहब का इख्तियार है। सो फार यही डेडलाइन है और हम इसी के साथ स्टिक किए हुए हैं। 4 दिन गुजर गए हैं, 3 दिन रह गए हैं। अल्लाह खैर सल्ला जी, अगर नई फॉर्मेशन ऑफ द जुडिशल कमीशन होगी तो चौथी नशिस्त नहीं होगी। चौथी नशिस्त नहीं होगी? नहीं, ये आप खान साहब से देखिए, आपका टाइम पूरा हो गया है, कल तक मुकम्मल टाइम हो जाएगा, तो अब आप खान साहब से मुलाकात करके फिर इसको फाइनल करेंगे, या आपने अब इस पे हाँ या ना कि कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी? नहीं, खान साहब आग छड़े जी, तुम कल की स्टेटमेंट देख लो, खान साहब ने क्या छड़िया जी, अगर ये फॉर्मेशन नहीं करते हैं तो भाई ठीक है, फिर हमने फिर देखें साहब किस लिए बैठना है। मतलब है कि असीरान तो अपने ड्यू प्रोसेस से बाहर आने हैं, और वहां हमने डिमांड यही की थी कि आप उस प्रोसेस पे, अदालती प्रोसेस पे असरअंदाज न हो, आप कोई ऐसा काम ना करें, आप तफ्तीशियों को मत अपनी मर्जी की इंक्वायरी रिपोर्ट्स और तफ्तीशें लिखवा के भेजें ताकि हमारी लोगों की जमानतें खराब हो, मत उन्हें उल्टा प्रेशराइज जजों को और तफ्तीशियों को करें। तो वो तो चलो हमने वो कहा, वो तो फौरी होना नहीं, वो तो अदालत के जरिए उन्होंने आना है, हमें पता भी इस बात का। ये तो आपने सिर्फ खत लेके जुडिशल कमीशन बनाना था, वो ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ नहीं है, ये ਤੁਸੀਂ करना नहीं चाहते थे, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੂਡੋ ਖੇਡਣੀ ਜੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਸਲਾਮ। शेख साहब, साबिक वज़ीर आज़म जो हैं शाहिद खकान अब्बासी साहब, उन्होंने जो एक नशिस्त की है और जो अपोजिशन को जोड़ने की बातें की हैं, ये मरहला कहाँ तक आगे बढ़ेगा और इस काफिले में मजीद लोगों का इजाफा होगा या कभी वाक़ई होती चली जाएगी? देखिए, बिल्कुल होगा। इमरान खान साहब ने इस पे डायरेक्शन बड़ी वाज़ेह दी है कुछ अर्सा पहले कि इस किस्म की जो पार्टीज हैं और ऐसे इंडिविजुअल्स जिन्होंने पार्टीज बनाई हैं और वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो वैसे भी अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए थी। तो उस हवाले से और पार्टियां भी आपको आने वाले चंद दिनों में, जीडीए जो है उस पर बड़े अरसे से बात चल रही है, 24 तारीख से पहले से बात चल रही है, आप 20 को वहां जाना चाहते थे, तो वो उनके वफूद भी आए या हमारे दोस्तों को मिले, और बाकी बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके साथ बात चल रही है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये अलायंस जो है इसमें इजाफा हो। मौलाना फजलुर रहमान से कोई दोबारा नशिस्त होगी, वो भी इस अलायंस का हिस्सा होंगे? देखें जी, ये नशिस्त के हवाले से तो मुझे अभी नहीं अंदाजा है, और ये मेरे ख्याल में जिम्मे लगा है असद कैसर साहब की, और एक कमेटी बनाई गई है, वो अभी इसके ऊपर कर रहे हैं। तो एक एंगेजमेंट, मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट तो पार्टी ने उनके साथ बहाल रखा, बट अदर देन दैट अभी तक उस पर कोई खास पेशरफ्त नहीं है। अच्छा शेख साहब, क्या समझते हैं आज के दिन के बाद कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, या जो बातें पाकिस्तान में होना थी वो हो चुकी और आप उधर से कोई उम्मीद भी नहीं लगा के बैठे और आप चाहते भी नहीं है कि उधर से कोई बात आए? हम तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद लगा के बैठे हैं जनाब, और उधर से उम्मीद लगाने वाली बात वैसे नामुनासिब है। डायस्पोरा जो है वो उसको सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब को सपोर्ट करता है, तो उस हवाले से जो उनकी खुशी है डायस्पोरा की, उसमें हमारी खुशी है। बट ऑन दी अदर हैंड, एक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी थी जिस पे रिजीम चेंज का इल्ज़ाम था हमारी तरफ से, उस पर हमारी पार्टी और हमारे कायद बड़ा वाज़ेह अपना स्टांस दे चुके हैं। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गई है। देयर वाज वन एडमिनिस्ट्रेशन जो रिजीम चेंज की रिस्पॉन्सिबल थी, उसमें जो इंडिविजुअल्स थे, चाहे वो डोनाल्ड लू हो, चाहे वो ब्लूम हो, वो सारे पाकिस्तान से अब वो ट्रांसफर आउट हो गए हैं, चले गए हैं, और ऑब्वियसली वहां भी लोग तब्दील हो गए। एक नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, तो जब नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो तब्दीली तो आती है, और अमेरिका जैसे मुल्क के लिए कौमी सतह पे और बैनुल अक़वामी सतह पे हर जगह पे चीजें चेंज होती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए ये कमिटमेंट्स जो है उनकी इस रीजन में पाकिस्तान उनका पार्टनर रहा है, और उस पार्टनरशिप में
हम समझते हैं कि चीज़ें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर होनी चाहिए। अच्छा शेख साहब, आपने 8 तारीख को खान साहब के हुक्म पर खान साहब ने कहा कि योम स्याह मनाएं, एहतजाज करें। मुस्लिम लीग नून आज ऐलान कर दिया कि 8 फरवरी को योम तशक्कुर मनाएं। क्या आपका मरकज़ी जो एक सुनने में आ रहा है इज्तिमा पेशावर में हो रहा है, पेशावर में ही होगा या पूरे पाकिस्तान में आप निकलेंगे? देखिए सर, बात यह है कि अभी होगा तो पूरे पाकिस्तान में जो भी होगा, मगर उसकी अभी जो बुनियादी हैयत और शेप है और किस तरीके से करेंगे वो चीज़ें अभी तक पार्टी जो है अनाउंस करेगी कुछ दिनों के बाद। मगर होगा वो नेशनल चीज़ें होंगी, मुल्क के हर हिस्से और हर कोने में होगा, सिर्फ पेशावर में नहीं होगा। और जो इजहार तशक्कुर वाली बात है, देखो जी, जैसे बंदा अपने घरों भी हार गया हो उस तो बाद बंदा वजीर आला और वजीर आजम बन जाए तो तशक्कर तो बढ़ता ही है जी। होर हाल ये तशक्कर नहीं बढ़ता तो कदों तशक्कर बढ़ता जी। नहीं शेख साहब, ਹੁਣ तो यूनिवर्सिटियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ शेख साहब जा रहे हैं और कहते हैं, आज तो उन्होंने कहा कि जो कहते थे मैं ड्रामा आके देखें तो सही क्या है। और अब तो यासर ने एक बड़ी कार निकाली, अब तो उनकी, अब तो हम बच्चों को, स्कूल के बच्चों को भी उनकी किताबें पढ़ाएंगे। 10वीं के निसाब में अब पढ़ाया जा रहा है सर, तो इससे ज्यादा क्या होगा? सर देखो ना जी, देखो उन्होंने अपने और अपनी फैमिली की और भी ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਤੀਨ और लोग ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ तस्वीरें भी सुने छपाइयां जी। और दूसरी बात यह है, आप चीफ मिनिस्टर हो, खा इंस्टॉल्ड ही हो, आपके पास बेशबार इख्तियार और सरकार के पैसे हो, बेशक आप 150 और आपका डेफिसिट में ही जा रहे हो, सुबह आपसे चल ना रहा हो और सुबह डेफिसिट में जा रहा हो, तो बावजूद तो सा ये मतलब है कि पहुंच सकते हो, दे सकते हैं लैपटॉप्स, कोई ऐसी बात नहीं है, दे अच्छी बात है ना। बच्चों का माल है, जितना माल तुसी खाता है कौम का, कौम को कोई शायद वापस जानी चाहिए, देना चाहिए है, बट दे आर वेरी स्मार्ट। ये सारे लैपटॉप्स जो है ना, ये अगले दिन तुसी अगर जाके चेक करो तो ये 99% के उत्ते इमरान खान दी तस्वीरें लगी होंगी जी। वो तो अब कहते हैं कि अलकादिर भी उनके जो है वो ज़ेरे इंतजाम आ गई। ओ भाई जी की गल्लां करदे हो, यानी कि पूरे पंजाब भर दे विच तुसी स्कूल चला नहीं सके, ਤੁਹਾਨੂੰ 20,000 ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 20,000, ਬਾਕੀ 20,000 अगले फेज में कर रहे हो। स्कूल आप लोग चला नहीं सके तो अलकादिर आपके कब्जे में आ गई तो आपको दाड़ियां मार रहे हैं, जो स्कूलों का रड़ा कर छड़े इसने भी कर छड़ोगे और कीजिए। अच्छा शेख साहब, फिर हम ये मुज़ाकरात की तरफ ही आते हैं। बाज़ाब्ता तहरीक इंसाफ की कमेटी का ऐलान किस दिन होगा इन मुज़ाकरात के हवाले से कि टाइम ख़त्म हो गया, अब हम अपना नागला लाया अमल जो है उस पर जाने लगे? जिस दिन टाइम खत्म हो जाएगा उस वक्त तो खत्म हो गया आज बैठ जाएंगे। शेख साहब आज तो खत्म हो गया, जो आपके 7 दिन थे आज खत्म हो गए। सर 1-2 दिन की मुझे कोई कैलकुलेशन में गुंजाइश महसूस हो रही थी, मगर बहरहाल वो बैठ जाएंगे और कर देंगे ऐलान। सर उधर क्या फर्क पैदा है? सर अभी ये जो 190 मिलियन का केस है, इसको हाई कोर्ट में किस दिन चैलेंज करने का फैसला? कल कर रहे हैं सर, मुझे लॉयर्स ने भी बताया, अल्लाह करे। वैसे तो हम आज करना चाहते थे सर, मगर आज वो वॉल्यूम बहुत थे इसका, वो तो आज हो नहीं सका, तो कल कर रहे हैं जी। अब अल्लाह करे बस वो मुकम्मल हो जाए, कल हो जाए हमारा, कल कह रहा था सर। कल तो आपका इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने बुलाया हुआ है ना आपको? जी वो और केस है जी, ये तो जो दायर कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी वो तो है, मैं क्या उसमें भी कल कोई फैसला मुतवक्के है या भी खेल ही होगा? नहीं मेरा तो नहीं ख्याल को फैसला हाली पूरा पर ही है जी कल। सर आदिल बाज़ई के केस को किस नज़र से देखते हैं, जो उन्होंने जो खुर्द बुर्द और जाल साजी का इल्ज़ाम लगाया वज़ीर आज़म के ऊपर या नवाज शरीफ साहब के ऊपर? को नहीं लाया। देखो जी, एक हुआ इलेक्शन कमीशन का फैसला हुआ जो कि बिल्कुल नामुनासिब था, हमने उस बात को रिजेक्ट किया। हमारे लॉयर्स ने कहा कि ये तो बेसिस नहीं बनते। एक आदमी है उस वो कह रहा है कि मैंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का दिया है एफिडेविट, आप साथ नून लीग का भी एफिडेविट ले आए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एफिडेविट पहले आया हुआ है और इलेक्शन कमीशन को जमा हुआ है। इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको कंसिडर नहीं करता और नून लीग का एक एफिडेविट को कंसिडर करके उसको नून लीग डिक्लेयर करता है। जिस वक्त उसको चैलेंज करता है तो वो उसको नहीं मानते और फिर जब उधर वोट दे देता है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होती है। तो
जो उसका वो एफिडेविट उन्होंने जाली बनाया हुआ था ना सर, जो बकौल आदिल बजई, उसकी वेरिफिकेशंस ठीक नहीं थी, उसके दस्तखत ठीक नहीं थे, वो उसकी तहरीर नहीं थी, वो उसने बनाया नहीं था, उसमें 100 टेक्निकल गलतियां थी। और याद रखिएगा, एफिडेविट जितना मर्जी चंगा हो, जो एफिडेविट का कानून है ना सर, उत्थे अगर दस्तखत गलत हो जाए, मोहरा ठीक ना लगियां होण, तहरीर ठीक ना होवे, ओदी वेरिफिकेशन ठीक ना होवे, याद रखना, अटेस्टेशन गलत होवे, यानी कि अटेस्ट करने वाले का अगर लाइसेंस एक्सपायर्ड हो और वो उसको अटेस्ट कर दे तो वो एफिडेविट भी वैलिड एफिडेविट नहीं जो होता। याद रखिए, कानूनी नुकता ये सर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब जो भी एफिडेविट जमा होता है वो पार्टियों के चीफ की तरफ से करवाया जाता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो एफिडेविट था वो हामिद साहब ने पहले जितने लोगों के एफिडेविट हुए अपने अपने पैड पे सबके नाम लिखे, बाद में हर किसी ने वो वाले एफिडेविट, इस बात जो नून दे आए सन वो भी नून दे पार्टी चीफ दे पैड थे सन, और अगे फिर सारे जमा हो गए, तो वो उन्होंने जमा कराए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि नहीं जी वो तो आजाद है, और वो ठीक कह रहा है कि नून लीग का जो आया हुआ है एफिडेविट वो उसने जमा भी नहीं कराया, जाली है। अब वो जाली जो उसने जमा नहीं कराया वो किसने जमा कराया? वो मियां नवाज शरीफ ने जमा कराया एज अ पार्टी हेड। तो वो अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया, उसने ऐसी कोई बात नहीं की। अब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे कहेगी या खुद इनको सजा कर देगी, और अगर खुद सजा नहीं करेगी तो उसके बाद आदिल बजई, जब डिटेल फैसला आएगा तो आदिल बजई दे छेड़ेगा दरखास्त। वो आ गया ना फैसला, तो डिटेल आ गया है, फैसला आ गया है, और उस फैसले में लिख दिया गया, ये जो आप बातें कह रहे हैं ये सारा कुछ उस फैसले में लिख दिया गया है। बस फिर तैयारी करो सर, फिर और कीजिए। उसमें तो इलेक्शन कमीशन को भी कहा गया है कि वो एक सियासी जमात के साथ उसकी मिली भगत है। मैंने आज से कोई 2-3 हफ्ते पहले एक टॉक शो में, लोग इस बात को उस वक्त इतनी अहमियत नहीं दे रहे थे, तो मैंने उस वक्त कहा कि ये डिस्क्वालिफिकेशन का केस है, और चले आपने मेरे नॉलेज में इजाफा कर दिया, वो आ गया, बड़ा बेहतरीन हो गया सर, यही आना चाहिए था। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।